मेरा नाम निधि भास्कर है। मैं इंदौर ज़िले से ही हूँ और वर्तमान में एमपीपीएससी 2020 में मेरा वाणिज्य कर निरीक्षक के पद पे चयन हुआ है। और आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरा स्टडी रूम कैसा था, मैं कैसे किस माहौल में रह के पढ़ाई करती थी। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरी स्टडी टेबल है और यहाँ पर मैंने अपनी सारी बुक्स को अरेंज किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे रूम की वॉल है जिसको मैंने ज़्यादातर चीज़ों से अरेंज किया हुआ है। ज़्यादातर मैप्स और चीज़ें लगाई हुई हैं। यहाँ पर मैंने वो सब चीज़ें यहाँ पर चिपकाई हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो चीज़ें हमें याद करने के लिए बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ फैक्ट्स हो गए, वो मैंने यहाँ पर चीज़ों पे सब मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने मैप लगाया है, ये मेरा पॉलिटी का मैप है। यहाँ मैंने पूरी हिस्ट्री है जिसको मैं बार बार रिवाइज करती हूँ तो ताकि चीज़ें याद रहें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कई सारे स्टिकी नोट्स लगाए हैं जिसमें मैंने बहुत सारे शॉर्ट फैक्ट्स लिखे हैं जो मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये मैंने अपना सिलेबस यहाँ लगा रखा है, जो हर वक्त मैं जिसे देखती रहती हूँ और अपनी प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग ही करती हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने एमपी का कुछ मैप लगाए हैं, ये नेशनल हाईवे के मैप्स हैं जो एमपी से गुजरे हैं, जिससे क्वेश्चन हर बार आता ही है, तो जिसे याद करने में मुझे बहुत हेल्प मिलती है। ऐसे नहीं याद होते हैं, मैप के थ्रू आप याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे सारे ईयर वाइज चीज़ें लिखी हैं इकोनॉमिक्स की, जो हम बार बार भूलते हैं, जिनको मैं डेली मॉर्निंग में रिवीजन करती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पॉलिटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1919 का एक्ट है, जिससे मैंने एक स्टिकी नोट्स में इतने सारे पॉइंट कवर किए हैं जहाँ से मेरी प्रीलिम्स की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ऐसे ही मैंने 1935 के एक्ट को भी इतने ही शॉर्ट और प्रिसाइज फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डेमोग्राफी का डेटा है जो हम बार बार भूलते हैं, जनरली सभी भूल जाते हैं। यहाँ मैंने इंडिया और एमपी को कंपेयर करके चीजें लिखी हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लिटरेसी एंड ऑल। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ मैंने एक वर्ल्ड मैप लगा रखा है और जिसमें मैंने मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन इसमें डाल रखी है। जितना वो चीजें मुझे याद नहीं होती हैं, जिसे मुझे रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, वो मैंने सारी यहाँ पर बता रखी हैं। इस बार भी जो प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ से कवर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आयुष के बारे में लिख रखा है, जो इसी बार प्रीलिम्स में आया था ये क्वेश्चन। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे नोट से कवर हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। तो आज मैं इंदौर में और मेरे साथ हैं निधि भास्कर जी, एमपीपीएससी 2020 में सिलेक्टेड हैं। तो इनसे चर्चा करेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही और उस एमपीपीएससी की तैयारी के दौरान आने वाली सामान्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। इनने कंटेंट और सोर्स क्या क्या रखा था और आंसर राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और शॉर्ट नोट्स और नोट्स इनने कैसे तैयार किए थे। इस तैयारी के दौरान कोचिंग का कितना योगदान रहता है और कोचिंग का चुनाव कैसे करना चाहिए, इनने आंसर राइटिंग कैसे की थी, प्रॉपर चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले तो निधि जी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा और कैसे क्या तैयारी की शुरुआत की थी। मेरा नाम निधि भास्कर है और मैं इंदौर ज़िले से ही हूँ। मेरी जो एजुकेशन है, मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, GSITS कॉलेज इंदौर से। और उसके बाद मैं एमपीपीएससी की तैयारी में आ गई और पहले ही प्रयास में मैं कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद के लिए चयन हुई हूँ। जब आपने तैयारी शुरू की थी तो स्वाभाविक सी बात है कि हर एक एस्पिरेंट्स के अंदर कुछ प्रश्न रहते हैं और मुझे लगता है आपके अंदर भी ज़रूर आए होंगे। जनरली जब बच्चे इस फील्ड का चुनाव करते हैं तो उनको सबसे पहले तो सिलेबस को समझने में दिक्कत आती है कि सिलेबस की डिमांड क्या है, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। फिर दूसरा, उन्हें ये समझने में दिक्कत आती है कि कौन सी बुक्स का चुनाव करें, कैसा कंटेंट होना चाहिए। फिर तीसरा, उनको लगता है कि गाइडेंस प्रॉपर जो है वो चाहिए रहता है, तो वो कहाँ से मिले। तो ऐसे ही समस्याएं कुछ मुझे भी सामना करना पड़ा था। जैसे कि सबको पता है कि इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस हैं, प्री है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तो शुरुआती दौर में मुझे लग रहा था कि मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए या प्रीलिम्स की तैयारी पहले करनी चाहिए। सबसे बड़ा समस्या यही लग रही थी। और फिर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सिलेबस को देखकर पहले मेंस की तैयारी करी कि पहले मेंस की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी। उसके बाद मैं प्रीलिम्स की तैयारी में गई। मेंस के दौरान जो जेन्युइन समस्याएं आती नॉर्मल, तो आपको इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा मेंस में? मेंस में सबसे पहले तो मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता था। मेरी स्पीड इतनी नहीं थी कि मैं पेपर कंप्लीट कर पाऊँ। शुरुआत में मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाती थी, मेरी इतनी स्पीड नहीं थी।
और दूसरी समस्या ये कि जब आप तेज़ हाथ से लिखते हैं तो मुझे कुछ फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, मेरे हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो गया। और मेंस के टाइम पे जब लंबी सीटिंग में करती थी तो मुझे नेक में भी पेन स्टार्ट हो गया था, तो जिससे मुझे सर्वाइकल का खतरा लग रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि लंबे टाइम तक आप नहीं बैठें। तो ऐसे समय में मैंने नेक बैंड पहन के और हाथ का बैंड पहन के भी प्रैक्टिस करी है मेंस की, और लिख लिख के और टेस्ट सीरीज दे के मेरी स्पीड भी एंड तक आ गई थी प्रॉपर, और मैं पेपर भी पूरा कंप्लीट कर पाई थी। जैसे इस दौरान एक सिविल सर्विस की जर्नी लंबी भी हो जाती है, जी। तो कभी कभी डिमोटिवेट जैसा ख्याल आता है कि अब क्या करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उस बीच विकल्प के तौर पर भी सोचने लगते हैं क्या विकल्प चुनना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपने इस पर कोई फोकस किया था? जी सर, अगर एग्ज़ाम जो है वो टाइम टू टाइम होती है तो लोगों को एक मोटिवेशन रहता है, तो लोग उसी में लगे रहते हैं। पर हमारे समय ये हुआ कि 2020 का एग्ज़ाम था, वो 2023 तक आके उसका रिज़ल्ट आया। इस दौरान हम इंतज़ार करते रहे थे कि कब हमारा रिज़ल्ट आएगा, तो तब लगा था कि एक दूसरा ऑप्शन, अल्टरनेट ऑप्शन सोचना चाहिए। तो ऐसे में मैंने इसी एग्ज़ाम की प्रवृत्ति का दूसरा एग्ज़ाम और दिया था, जो अभी हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम जो व्यापम से होता है। मैंने उस पर फिर फोकस किया कि एक अल्टरनेट जॉब होगी तो ठीक रहेगा। किस टाइप के विकल्प की ओर जाना चाहिए विद्यार्थियों को, आपको क्या लगता है? सर, जैसे विकल्प की जहाँ तक बात है, MPPSC में दूसरी एग्ज़ाम्स भी होती हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, इस टाइप की और भी एग्ज़ाम्स निकलती हैं। तो उसके लिए एक व्यक्ति नेट GRF दे सकता है, उसके लिए MA कर सकता है। अगर हमारी तैयारी उतनी हो गई है तो हम कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। 3 मार्कर्स की कुछ बुक्स होती हैं, उसमें आप अपने 3 मार्कर्स लिख के भेज सकते हैं, या कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज़ होती है वहाँ पर आप कॉपीज चेक करने का काम कर सकते हैं। तो सर, इस टाइप पढ़ा भी सकते हैं। पर विकल्प, मुझे लगता है कि विकल्प की तलाश आप तब करो जब आपका एक बार सिलेबस और आपकी तैयारी उतनी हो गई हो अच्छे से, तब आप विकल्प के ऊपर जाइए। आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू को लेकर आपके अंदर जो डर था, क्या क्या किस प्रश्न आए थे शुरुआत में, क्या सब पूछेंगे, क्या करेंगे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जब सबसे पहले मुझे पता चला कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है, तो सबसे पहला डर जो मुझे इंटरव्यू के लिए लग रहा था कि कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है, और दूसरा एक ये और समस्या आ रही थी कि अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है अच्छे से, कैसा हमारा लहजा होना चाहिए। तो ऐसी कुछ समस्या थी जो मुझे लग रही थी। पर धीरे धीरे तैयारी करते करते मुझे ये समझ आया कि इंटरव्यू का चुनाव आपके एटीट्यूड, आपके एप्टीट्यूड, आपके बिहेवियर पे होता है। अब बिहेवियर भी आप अच्छी सिचुएशन में कैसा बिहेवियर रखते हो और आप एडवर्स कंडीशन में कैसा बिहेवियर रखते हो। तो ऐसे धीरे धीरे जब मुझे समझ आया कि इंटरव्यू की डिमांड क्या है, फिर मैंने खुद में ये चीज़ें डेवलप करी। तो जो भी डर था तो वो फिर मुझे कोई डर नहीं लगा। एग्ज़ाम देने से पहले हर एक विद्यार्थी को एक डर लगता है, नॉर्मल स्वाभाविक सी बात है। जी। आपके अंदर कैसा डर रहता था और आपने उसको कैसे अपने आप को मोटिवेट किया उस वक्त, प्री हो या मेंस हो? जब हम प्रीलिम्स देने जाते हैं, क्योंकि वो 1 डे एग्ज़ाम होता है, वो एक दिन आपका डिसाइड कर देता है कि आप आगे मेंस और इंटरव्यू देंगे कि नहीं। तो प्रीलिम्स के पहले डर तो सबको ही लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता था। तो उस टाइम मैं खुद को बस ये समझाती थी कि खुद को एकदम काम रखना है और सारे क्वेश्चंस को टेक्निक वाइज अटेम्प्ट करना है और एकदम कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे करके मैंने प्रीलिम्स के डर को ओवरकम किया। मेंस में मुझे सबसे बड़ा डर था कि क्या मैं अपना पेपर कंप्लीट कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ दी थी तो वहाँ से मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि मैं अपने टाइम को मैनेज करना सीख गई थी। तो जो ये डर था कि मैं अपना पेपर कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं, ये भी दूर हुआ, और इंटरव्यू का डर भी मैंने धीरे धीरे इसको ओवरकम करके ठीक किया। आपने जो नोट्स तैयार किए थे किस टाइप से किए थे और सोर्स क्या रहा, कैसे उसका चुनाव किया था? सर, पहले तो नोट्स के पहले कुछ बेसिक बुक्स होती हैं, कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज होता है, वो पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कॉन्सेप्ट की। तो उसके लिए मैंने कुछ बुक्स हैं जो रेफ़र की थी, जैसे कि हिस्ट्री है तो उसमें एंशिएंट इंडिया जो है वो मैंने RS शर्मा NCERT से कंप्लीट किया था। इसी प्रकार से जो मॉडर्न है वो मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ी थी, और ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश बर्णवाल बुक से ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट करी। और ऐसे ही अगर जो पॉलिटी है जो सब उसी से करते ही हैं, लक्ष्मीकांत, उसी से मैंने अपनी पॉलिटी कवर करी थी। इसके अलावा उसमें और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लक्ष्मीकांत में कवर नहीं है, उसके लिए फिर मैंने किसी कोचिंग के नोट्स रेफ़र करे थे। और जहाँ तक नोट्स की बात है, कोचिंग के नोट्स, वो भी मैं ऐसा देखती थी कि जो सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली उस कोचिंग के नोट्स में होना चाहिए, और वो नोट्स एटलीस्ट अपडेटेड तो होना चाहिए। जब आप मेंस देते हैं तो आपके लगातार पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एकदम लगातार होते बिना किसी गैप से। तो ऐसे में आप अगर अपने लेंदी नोट्स होंगे
तो आपको पूरा पढ़ने में बहुत समय लगेगा। ऐसे में जो आपके शॉर्ट नोट्स या कह सकते हैं जो सिनॉप्सिस होता है वो आपकी बहुत मदद करते हैं। तो मैंने जो अपने नोट्स प्रिपेयर किए वो एकदम सिलेबस वाइज प्रिपेयर किए थे। अगर सिलेबस में ये पॉइंट लिखा हुआ तो उसके एज इट इज़ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। और उसको भी मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज रखा कि कैसे 5 मार्कर में करना है, कैसे 11 मार्कर में करना है, ताकि मेरे हाथ एग्ज़ाम में भी वैसे की वैसे ही चलें। तो इन नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प की थी। प्रॉपर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही मेंस को लेकर? जैसे आपने आंसर राइटिंग और एक टाइम पर पेपर अटेम्प्ट करना, प्रश्न को डायनामिक बनाना जी, इसको लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जब शुरू में आप जब मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं, ये सब एक चरण में होता है। जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है फिर आप आंसर राइटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो ये देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको टैकल करना है विद रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि 3 मार्कर हैं, 5 मार्कर है, 11 मार्कर हैं, तीनों में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आपको देना होता है। तो उसमें ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके प्रेजेंटेशन सुधरे। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो धीरे धीरे आपका टाइम भी मैनेज होना चालू हो जाता है, जिससे आप पेपर पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। आंसर राइटिंग की आपने शुरुआत कब से की थी और कैसे करना चाहिए? सर, जब लॉकडाउन का टाइम था तब सब लोग अपने अपने घर में ही थे। मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती थी। जो पुराने क्वेश्चन थे 2014 से 18 तक के, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने अपने प्रिपेयर किए हैं। पेपर 1 के सारे वही वाले क्वेश्चंस को लिख कर देखा है, और पेपर 2 पेपर 3 सारे क्वेश्चन वैसे ही लिख के देखा है। तो इससे जो हैबिट बनी थी मेरी कि कैसे आंसर लिखना है, कैसा प्रेजेंटेशन करना है, कितने लाइंस में आंसर लिखना है, तो मैंने इस प्रकार से अपनी तैयारी आगे बढ़ाई थी। आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज का कितना योगदान रहता है और स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना चाहिए? टेस्ट सीरीज़ का योगदान तो मैं समझती हूँ कि होता है। अगर आपको ये समस्या आती है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या अपना सिलेबस का एक शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्प करती है। और जैसे मैंने जब मेरी प्रीलिम्स निकल गई थी, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया था, उसके बाद ही मैंने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी, जहाँ पर पहले आप यूनिट वाइज टेस्ट देते हैं, फिर पार्ट वाइज टेस्ट देते हैं, फिर पूरा एक FLT देते हैं। तो जब आप यूनिट वाइज देते हैं तो आपको 2-2 3-3 दिन मिलते हैं एक यूनिट को करने में या 2-2 यूनिट को करने में। तो ऐसे समय में आप अगर आपके नोट्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ नोट्स के कुछ टॉपिक्स बचे हैं तो ऐसे समय में आपको थोड़े से नोट्स बनाने में इतना टाइम भी मिल जाता है और उतना रिवीजन करने में समय मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से जो टेस्ट सीरीज़ है वो फ़ायदेमंद तो होती है, इससे आपका टाइम मैनेज होता है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है और आपकी स्पीड जो है वो अच्छी हो जाती है। आपको क्या लगता है इस तैयारी में मीडियम का कितना फ़र्क पड़ता है? आपका कौन सा मीडियम था? सर, मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है, पर मैं ये नहीं समझती कि इसमें मीडियम का कुछ फ़र्क पड़ता है। हिंदी मीडियम के भी टॉपर्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी टॉपर्स होते हैं, तो सर मेरे नज़र में मीडियम का फ़र्क नहीं पड़ता है। अटेम्प्ट कौन सा था ये अपना? ये डेडिकेटेडली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और आपने तैयारी कहाँ से शुरुआत की थी, प्रीलिम्स की और मेंस की? डेफिनेटली जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी लगता था कि क्या पहले करना चाहिए, और तब माहौल थोड़ा ऐसा होता है कि सब लोग आपको आसपास के लोग बोलते हैं कि आप लूसेंट रट लो। पर जब मैं जैसे लूसेंट डायरेक्ट पढ़ने जाती थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो मुझे पहले ये लगा कि पहले कॉन्सेप्ट आने ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने पहले मेंस का सिलेबस करने की कोशिश करी कि पहले मेंस का कुछ सिलेबस इतना हो जाए कि मेरे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उसके बाद मैं प्रीलिम्स के फैक्ट रटूंगी तो ठीक रहेगा। तो इसीलिए मैंने पहले मेंस का सिलेबस जितना मैं कवर कर सकती थी करा, 50 to 60%। उसके बाद मैंने प्री की तैयारी करना चालू करी। चलिए इस वीडियो में आगे हम नोट्स के बारे में भी देखने वाले हैं कि नोट्स कैसे तैयार किए थे। हाँ, तो जैसे कि हमने चर्चा की थी कि कैसे नोट्स बनाने हैं, तो मैं अपने कुछ नोट्स आपको बताना चाहती हूँ। और नोट्स बनाने का ये भी तरीका है कि पहले आप ये समझिए कि किस किस के नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। जैसे कि पेपर 1, 2, 3 है, इनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ज़रूरी है क्योंकि आपके पास वहाँ टाइम नहीं होता, सिलेबस बहुत लेंदी है। और पेपर 4 के बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। पेपर 5 के शॉर्ट नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं, नोट्स होने चाहिए। और पेपर 6 जो है ऐसे का, उसमें आप बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में अपनी कुछ चीज़ें लिखें, बस इतना ही ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सभी के नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं होता है। जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है जिसे रिवीजन की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने नोट्स वैसे बनाइए। अगर आपका पेपर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको केमिस्ट्री में हर चीज़ आती है, तो आपको उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा समझिए कि जब आपको ज़रूरत है कि रिवीजन की ज़रूरत पड़ती जिन चीज़ों की बार बार, आप उन चीज़ों के नोट्स बनाइए, तो वो बेहतर रहेगा।
तो चलिए मैं आपको अपने कुछ नोट्स बताती हूँ, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करे हैं, और साथ ही साथ मैं अपनी टेस्ट सीरीज की एक कॉपी भी आपको बताना चाहूँगी कि आंसर्स कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे मेरे कुछ सैम्पल नोट्स हैं। जैसे आप ये देखेंगे कि यूनिट 1 एंशिएंट इंडिया के नोट्स हैं, और आप यहाँ से देखिए जो सिलेबस है अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैंने उसे एक पेज में पूरा कवर कर रखा है। उसमें एक पेज में ही मैंने छोटी छोटी चीज़ों में बताया है कि उसकी पॉलिटी क्या है, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, और उस टाइम का रिलीजन कैसा था। तो जब आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें तो इसी प्रकार से करें कि जब आप रिवीजन करें तो आपको बहुत कम से कम समय लगे। जैसे आप देखेंगे कि एक पेज में पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, और इसी के नेक्स्ट पेज में मैंने पूरी वैदिक एज कंप्लीट की हुई है। तो 2 पेज में आपके 2 बड़े बड़े टॉपिक्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार से मैं दूसरे नोट्स पर बताती हूँ। जैसे ये एमपी की हिस्ट्री के नोट्स हैं, जिससे मैंने बहुत ही प्रिसाइजली बनाया है, और कुछ कुछ प्रेजेंटेशन वैसा रखा है जैसे हम मेंस में करते हैं। प्रॉपर उसमें अगर बुंदेला रिवॉल्ट आया है तो प्रॉपर उसमें बैकग्राउंड बताया गया है, कॉजेज़ बताए गए हैं, पूरे पार्टिसिपेंट्स और उसके रिजल्ट बताए गए हैं, और साथ साथ ही इम्पैक्ट। तो आप देख सकते हैं नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं जिसमें आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकें। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पेपर 3 की यूनिट 8 है जो एनर्जी है। इसमें जो सिलेबस में जो पॉइंट्स होते हैं उसको एज इट इज़ लिखकर मैंने नोट्स बनाए हैं। और नोट्स की खासियत ये है कि इसमें प्रेजेंटेशन भी कुछ वैसे रखा है जैसे आपको मेंस में लिखना होता है। कुछ नोट्स और मैं बताना चाहूँगी। ये नोट्स है यूनिट 9 एनवायरनमेंट के, जिसमें मैंने जैसे कि मैं बता रही थी कि प्रेजेंटेशन आप वैसे ही रखें डायमेंशन वाइज। जैसे यहाँ मैंने डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट बताए हैं, अलग अलग डायमेंशंस। नोट्स आप जितने शॉर्ट रखेंगे उतना आपको रिवीजन में हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मेंस लगातार होती हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स को पढ़ पाएँ। इसलिए जितने आप शॉर्ट और प्रिसाइज नोट्स बनाएं उतने हेल्पफुल हैं। ये आप देख सकते हैं यूनिट 4 कंप्यूटर के नोट्स हैं। मैंने एक ही पेज में कितने सारे उसमें टॉपिक्स कवर करे हैं, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। उसमें एक्सेस और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, जो हमारे सिलेबस में पॉइंट्स है सिर्फ उन्हीं को कवर किया है। साथ ही साथ में प्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसा रखा है जो आप मेंस में रख सकते हैं। यहाँ मैं अपनी एक कॉपी, सैम्पल कॉपी भी लेके आई हूँ मेरी मेंस की आंसर राइटिंग की। तो आप देख सकते हैं ये पेपर 3 यूनिट 1, 2, 3 के टेस्ट की कॉपी है। यहाँ पर जो 3 मार्कर लिखने का तरीका होता है, अगर कोई भी डिफरेंस वाला 3 मार्कर आता है तो आपको उसका बेसिस देना ज़रूरी है, जिससे आपको प्रॉपर मार्क्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मुझे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिले। और साथ ही साथ अगर आप पेपर 3 के कुछ आंसर्स लिख रहे हैं तो आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए। आपको जहाँ जहाँ डायग्राम बनाने का मौका मिलता है आप बनाइए। और पेपर 3 की खासियत ये है कि इसमें मैथ्स आता है। अगर आप प्रॉपर मैथ्स पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 30 में से 30 मार्क्स बिल्कुल मिल सकते हैं। फाइव मार्कर अटेम्प्ट करने का तरीका भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप अगर ज़रूरत है किसी क्वेश्चन में कि इंट्रोडक्शन देने की तो आप दीजिए, अननेसेसरी इंट्रोडक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। 3, 5 और 11 तीनों के अलग अलग पैटर्न होते हैं, उनको समझना ज़रूरी है। कई जगह आपने सुना होगा कि 5 मार्कर, 11 मार्कर, हर जगह आपको एक पैटर्न फॉलो होता है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखनी है और कंक्लूजन लिखना है। ये ऐसा हर क्वेश्चन में सटीक नहीं बैठता है। जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कोई इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। पेपर 3 में आप जितना प्रेजेंटेशन रखेंगे उतने आपको मार्क्स ज़्यादा गेन होंगे।